हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है फिर से आपका इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम शिक्षण विधियों को लेकर के चर्चाएं कर रहे थे और हम लोगों ने एक नए टॉपिक को शुरू कर दिया था जिसका नाम था शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। किस टॉपिक को अपन ने शुरू कर दिया था मेरे दोस्तों? तो उस टॉपिक का नाम क्या है आपके, तो ध्यान रखना, उसका नाम है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। कौन सा टॉपिक पढ़ने लगे थे दोस्तों? शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया था और इसके अंतर्गत अपन ने दो तीन बातों को उस दिन पढ़ने का प्रयास किया है कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, क्या इसकी उपयोगिता है, महत्व है, उसके बारे में अपन ने जाना था। अभी तक हम इसके प्रकारों के ऊपर नहीं गए हैं। इसके पीछे कारण है कि मैं आपको बता रहा हूं कि लंबे समय से इस प्रकार के प्रश्न आने बंद हो गए कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री है, कौन सी दृश्य सामग्री है। इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं। आजकल बड़े व्यवहारिक प्रश्न आने लग गए हैं, इसीलिए हमें पहले उस टॉपिक का सारा व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के हम प्रश्न सही कर पाएंगे। हमारी क्लास का कभी भी ये उद्देश्य नहीं है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को केवल जोड़ के रखें, और मेरा कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि मैं आपको अतिरिक्त फालतू का कंटेंट बता करके इस चीज़ से प्रभावित करूं कि मैं दूसरों से ज़्यादा दे रहा हूं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि एग्जाम के अनुरूप दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोगों को पता है, और जो पुराने बच्चे मुझसे टीचिंग मेथड्स पढ़े हुए हैं उन सबको पता है कि कितनी बार जो है हमने 100% प्रश्न को एग्जाम के अंदर बिठाया है हमारे टेस्ट सीरीजों में से प्रश्न जब निकल करके आते हैं। इसके पीछे कारण है कि दोस्तों आप ही नहीं, आपके लिए हम भी मेहनत करते हैं, है ना। हम भी सोचते हैं कि बच्चों को कम दें और अच्छा दें और बच्चा उसी में से क्या हो जाए, सफल हो जाए। तो चलिएगा, इसको अपन आगे लेते हैं और इस टॉपिक के बारे में कुछ तैयारी कर रहे हैं, है ना। साइकोलॉजी की क्लास की तो आपको डेली टेस्ट सीरीज आती है, इसकी नहीं आती है। इसके पीछे कारण है कि इसकी टेस्ट सीरीज मैंने पहले ही 2100 प्रश्नों की करवा रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। शिक्षण विधियों की 2100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक हल प्ले लिस्ट पूरी पड़ी है। 43-44 क्लास से 2100 प्रश्न दे रखे हैं, उसमें सहायक सामग्री के अलग से प्रश्न होंगे। तो जैसे जैसे आपके टॉपिक क्लियर हो जाए वो देख लेना, या फिर अभी थ्योरी पढ़ लो, जब आपकी थ्योरी हो जाए तो उसके बाद में वो देख लेना। और मैं नवीनतम प्रश्न भी करवाऊंगा आपको, चाहे 1100 करवाऊं चाहे 2100 करवाऊं, ये क्लासें खत्म होने के बाद वो प्रश्न उत्तरी करवाने की भी जिम्मेदारी मेरी है, ये प्रश्न भी मैं करूंगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप आराम से पढ़े और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिएगा, आज की क्लास के अंदर अपन क्या बात करने वाले हैं, कल अपन ने महत्व पढ़े थे। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या है, क्यों इसको शिक्षा के उद्देश्य का मतलब क्या है कि क्यों इसको शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया, या शिक्षा के क्षेत्र में लाने के पीछे इनका ध्येय क्या था, या इसका उद्देश्य क्या था। इस चीज के ऊपर अपन क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगा दीजिए आप भी, शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य। क्या हेडिंग लगाओगे मेरे दोस्तों? शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं, क्यों इसको शिक्षा के अंदर, पाठ योजना के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहला जो इसका कारण है या इसका उद्देश्य है वो है कि पाठ को रोचक बनाना। रोचक बनाने से तात्पर्य है कि पाठ के अंदर रुचि उत्पन्न करना। रोचक का मतलब ये नहीं कि आनंददायी बनाना, रोचक का मतलब ये होता है कि उस पाठ के अंदर बालक का इंटरेस्ट पैदा करना, रुचि पैदा करना, ताकि उस क्लास के अतिरिक्त भी बच्चा बाहर जाके उस विषय के बारे में अन्य जानकारी और एकत्रित कर सके, अपने ज्ञान का विस्तार कर सके। तो पहला उद्देश्य यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि बताओ शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या होंगे, तो पहला उद्देश्य क्या बताओगे मेरे दोस्तों? पहला उद्देश्य आपको यहां पे बताना है पाठ को रोचक बनाना। पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? पाठ को रोचक बनाना। क्या हो जाएगा? पाठ को रोचक बनाना, इंटरेस्ट पैदा करना। मैं कई बार ये चीज आपको बता चुका हूं कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो बालकों के अंदर, है ना, बालकों के अंदर विषय की रुचि उत्पन्न कर दे, है ना, बालकों को विषय के प्रति क्या कर दे, बालकों में विषय के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर दे। उसी टीचर को क्या माना जाता है? अच्छी माना जाता है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? पाठ को आकर्षक बनाना। आकर्षक बनाने का मतलब क्या है कि क्लास के अंदर आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो, जब शिक्षण सहायक सामग्री को लेकर के जाते हो तो आपका जो पाठ है, जो केवल आप थ्योरी या व्याख्यान माध्यम से पढ़ाओगे,
तो उससे कई ज्यादा गुना आकर्षक लगेगा, जिसमें आपकी सक्रियता भी बढ़ेगी, बालक की सक्रियता भी बढ़ेगी, दोनों सक्रिय रहोगे। और यह भी हमारे शिक्षा शास्त्र में कहा जाता है, एक अच्छी क्लास वही है जिसमें शिक्षक और बालक दोनों की सक्रियता बनी रहे। दोनों यदि एक्टिव हैं तो क्लास बढ़िया चल रही है, दोनों में से यदि एक भी निष्क्रिय है तो क्लास क्या चल रही है, आपकी बेहतरीन नहीं चल रही है। तो इसका मतलब दूसरा उद्देश्य जो हमारे पास में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, दूसरा उद्देश्य आपको याद रखना है, पाठ को, दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा, पाठ को आकर्षक बनाना, पाठ को आकर्षक बनाना, ये इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, दूसरा उद्देश्य हो जाएगा, जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये आपके किसके उद्देश्य पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, उद्देश्य पढ़ रहे हैं। तीसरा उद्देश्य की अपन बात करें कि तीसरा इसका उद्देश्य और क्या हो सकता है, पाठ में स्पष्टता लाना। कभी कभी क्या होता है कि व्याख्यान माध्यम से जब आप बालकों को पढ़ाते हो तो बालकों को उतना समृद्ध या उतना उत्तम ज्ञान आप नहीं दे सकते हो, उतने बढ़िया कंसेप्ट आप क्लियर नहीं करवा सकते हो जितने अच्छे आप सहायक सामग्री के माध्यम से करा सकते हो। जैसे मैं आपको आगे जा करके सामग्री पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ग्रामोफोन। यदि बताओ कि मुझे आपको ग्रामोफोन पढ़ाना है तो मैं ग्रामोफोन के बारे में व्याख्यान दूंगा, तो उस व्याख्यान से इतनी स्पष्टता नहीं आएगी। यदि मैं यहाँ पे एक चित्र बता दूं कि ग्रामोफोन ऐसा होता है तो बच्चे के नॉलेज में तुरंत स्पष्टता आ जाएगी, तुरंत उसके कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इसका एक उद्देश्य यह भी माना जाता है कि पाठ में स्पष्टता लाना। क्या याद रखोगे, पाठ में स्पष्टता लाना। पाठ जो है वो क्या बन जाता है दोस्तों, स्पष्ट हो जाता है, बच्चों को समझ में जो आता है वो क्या आता है दोस्तों, अधिक आता है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। पाठ में क्या लेकर के आना, स्पष्टता लेकर के आना, इस चीज को भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर आपको एक चीज और आती है कि जब आप सहायक सामग्री के प्रयोग करते हो क्लास के अंदर, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यदि आप क्लास के अंदर लेकर के जाते हो तो हमें एक खूबी और देखने को मिलती है कि बच्चों का ध्यान आकर्षित हो जाता है, बालक कंसंट्रेट के साथ पढ़ते, अवधान आ जाता है बालक के अंदर, बालक ध्यान लगाते हैं कि सर आज तो कुछ लेकर के आए होंगे। ये चीजें जरूरी है। अब सहायक सामग्री को जब अखबार में पैक करके लेकर के जाते हो और जैसे ही जाकर के टेबल के ऊपर रखते हो तो बच्चे तुरंत पढ़ने के लिए एक्टिव, इस अखबार के अंदर क्या है, आज सर कुछ न कुछ दिखाने वाले, क्या लेकर के आए, कंसंट्रेट बढ़ जाता है। तो ये एक तरीके से मेथोडोलॉजी भी है, एक तरीका भी है ध्यान आकर्षण करने का। तो ये ध्यान रखना, बालकों में ध्यान केंद्रण की क्षमता को बढ़ाना, या इसको मैं मनोविज्ञान की भाषा में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अवधान की क्षमता बढ़ती है या अवधान की क्षमता बढ़ाना। अब अवधान की क्षमता किसकी बढ़ेगी, तो अवधान की क्षमता किसकी बढ़ेगी मेरे दोस्तों, बच्चों की बढ़ेगी। तो एक उद्देश्य यहां पे और भी आप याद रख सकते हो कि सहायक सामग्रियों के से क्या होता है मेरे दोस्तों, कि बालकों के अवधान की क्षमता बढ़ती है। दूसरी, क्लास के अंदर एक्टिविटी बढ़ती है जब सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हो। व्याख्यान के माध्यम से क्या एक्टिविटी होगी, बच्चों से पूछोगे समझ में आ गया, बच्चे कह देंगे हाँ समझ में आ गया। सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे, विज्ञान पढ़ा रहे हो कि सामग्री लेकर के उनको समझा रहे हो, बच्चे को बच्चा कह रहा सर ये क्या है, उनको ये समझा रहे हो, ऐसे काम करते, सर ये ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें बच्चे आपके साथ में अंतः क्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं। तो पाठ के सहायक सामग्री के प्रयोग के माध्यम से क्रियाशीलता बढ़ती है और जिससे पाठ में सजीवता आती है, ऐसा लग रहा है कोई जीवंत चल रहा हो। भाई मैंने आपको कहा ना, एक बालकों को आप सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ाओ और एक सौर ऊर्जा का मॉडल ले जाकर के पढ़ाओ, तो सौर ऊर्जा के मॉडल के माध्यम से आप पढ़ा रहे हो कि सौर ऊर्जा किस तरीके से उत्पन्न होती है और किस तरीके से कार्य करती है। तो बालकों के अंदर क्या आती है, सजीवता आती है। सजीवता आने की बालकों को ऐसा लगता है पाठ जीवंत चल रहा है, बिल्कुल ये घटना हमारे सामने घट रही है। इसीलिए इसके लिए कहा जाता है कि सहायक सामग्रियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि पाठ को जीवंत बनाना, पाठ को के अंदर क्या लेकर के आना, सजीवता लेकर के आना। यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो दो उद्देश्य में यहां पे और लिख देता हूं मोटे मोटे तौर पर। एक तो क्या याद रखोगे, एक आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, क्रियाशीलता को बढ़ाना। कक्षा में क्रियाशीलता को बढ़ाना, कक्षा में क्रियाशीलता को बढ़ाना, कक्षा में क्रियाशीलता को बढ़ाना। उसके बाद में आपको एक चीज और क्या याद रखनी है इसके अंदर, पाठ में सजीवता लेकर के आना। भाई क्या याद रखना है, पाठ में सजीवता लेकर आना, पाठ में सजीवता लाना, जीवंत बनाना, पाठ को ऐसा बनाना जैसे ये घटना हमारे सामने घट रही है, जैसे ये सौर ऊर्जा का निर्माण जो हो रहा है मेरी आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ मैं इसको क्या कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक उद्देश्य मैं आपको और बताता हूं,
बालकों का ऑब्जर्वेशन पावर जो है ना, वो आपके इस सहायक सामग्री के प्रयोग से बहुत अच्छा हो जाता है। निरीक्षण शक्ति क्या होने लगती है, मजबूत होने लगती है, क्योंकि आप कोई भी चीज ला करके देखते हो, बच्चे का कंसंट्रेट बढ़ता है, अवधान बढ़ता है। और जब कोई भी बच्चा किसी भी चीज को अवधान के साथ में देख रहा है तो इसका मतलब उसकी निरीक्षण शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि निरीक्षण की परिभाषा क्या है, हमने साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ी थी कि निरीक्षण का मतलब क्या होता है। तो निरीक्षण का मतलब ही ये होता है कि आंखों के द्वारा, है ना, विचार पूर्वक किया गया अध्ययन, आंखों के द्वारा ध्यान पूर्वक किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है। तो अवधान बढ़ रहा है तो हमारा ध्यान तो लग ही रहा है, और फिर जो बच्चा उसको ध्यान से देख रहा है तो मतलब उसका निरीक्षण पावर भी बढ़ रहा है, ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ रहा है, कि बालकों के अंदर अवलोकन शक्तियों का क्या होता है मेरे दोस्तों, निर्माण होता है। ये भी आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा एक और भी हो सकता है कि ऐसे बालक जिनके सीखने की गति बड़ी धीमी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चीज तभी समझ में आती है जब उनको प्रैक्टिकल करके बताओ, थ्योरिकल चीजें उनको समझ में आती ही नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उन बच्चों को भी सीखने में इंटरेस्ट आता है। और जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनके सामने यदि आप सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे तो उनकी सीखने की गति में और क्या होता है, सुधार होता है। यानी कि सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम का एक ऐसा पार्ट है जिसके माध्यम से सीखने की गति को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसका एक उद्देश्य यह भी कहलाएगा सीखने की गति में वृद्धि करना, और एक उद्देश्य यह भी कहलाएगा बालकों की अवलोकन शक्ति को मजबूत करना। तो दो उद्देश्य यहां पे अपन और उतार देते हैं इसके इंपॉर्टेंट। क्या उतारेंगे दोस्तों, एक तो याद रखना है आपको, वो क्या याद रखना है, अवलोकन शक्ति को मजबूत करना। किसको करना दोस्तों, अवलोकन शक्ति को मजबूत करना या अवलोकन शक्ति को बढ़ाना, कुछ भी आप दे सकते हो। अवलोकन शक्ति को मजबूत करना, यह आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है ना, वो ध्यान रखना है सीखने की गति को बढ़ाना या सीखने की गति में सुधार करना। सीखने की गति में सुधार करना, सीखने की गति में क्या करना दोस्तों, सुधार करना भी एक इनका क्या माना जाएगा, उद्देश्य माना जाएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो दो उद्देश्य अपन ने और लिख दिए, अवलोकन शक्ति को मजबूत करना और सीखने की गति में क्या करना दोस्तों, ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इस सहायक सामग्री के माध्यम से बालकों के कठिन से कठिन विषय को भी क्या बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि सहायक सामग्रियों के प्रयोग करने से या टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करने से बालकों को कठिन से कठिन विषय भी बड़ी सरलता से क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती जो व्याख्यान के माध्यम से समझ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चे अमूर्त चीजों को देखते हैं। हम जब पढ़ाते हैं तो पाठ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो बच्चों के लिए काल्पनिक है। बच्चे ने जीवन में उस विषय के साथ में कभी आत्मसात नहीं किया है, कभी उस विषय का निरीक्षण नहीं किया है, कभी उस विषय को देखा नहीं है। तब ऐसे विषय को समझने में बालक को बड़ी कठिनाई होती है। तो ऐसे तौर पर यदि अपन चार्ट, मॉडल या थर्माकोल से मटेरियल इकट्ठा करके या वास्तविक पदार्थ उसके सामने ले जा करके रखते हैं तो बच्चा उस चीज को देख करके अपने कंसेप्ट को बहुत जल्दी या तीव्र गति से क्या कर लेता है, क्लियर कर लेता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि कठिन विषयों को भी क्या दिया जा सकता है, सरल रूप दिया जा सकता है। और इसी के साथ मैंने बता दिया कि बहुत सारी पाठ्य वस्तु अमूर्त होती है, तो आप यह भी कह सकते हो कि अमूर्त विषयों को मूर्त रूप देने में भी सहायक सामग्री की उपयोगिता बहुत अधिक है। यानी कि जो चीज बालक के केवल कल्पना में है, जो केवल बालक विचार में रख रहा है, उसने कभी देखा नहीं है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से वो उसको मूर्त रूप के भी आत्मसात कर सकता है, मूर्त रूप में भी उस चीज को क्या कर सकता है मेरे दोस्तों, समझ सकता है। तो दो उद्देश्य यहां हमारे सामने और निकल करके आते हैं। वो क्या निकल करके आते हैं दोस्तों, एक तो याद रखना है कठिन विषय को सरल रूप दिया जा सकता है। कठिन विषय को सरल रूप दिया जा सकता है, सरल रूप देना। और दूसरा क्या आ जाएगा आपके, मूर्त विषयों को अमूर्त रूप देना। किसको दोस्तों, मूर्त विषय को या मूर्त विषयों को, सॉरी, अमूर्त विषयों को मूर्त रूप देना, है ना, जो कल्पना में है उसको मूर्त रूप देना। तो अपन ये भी कह सकते हैं अमूर्त विषय को मूर्त रूप देना, विषय को मूर्त रूप देना। आपको दोस्तों कंटेंट से ध्यान रखना है। मैंने हर बार क्लास में आपको यह चीज बताता हूं कि
है ना, मूर्त रूप देना। ये चीज मैं हर बार बताता हूं कि मेरी हैंडराइटिंग जो है बड़ी खराब है और मेरी मात्राओं की जो है बड़ी भयंकर मिस्टेक है ना। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाग्य से कोई मात्रा सही लग जाए, बाकी अधिकांश मात्राएं गलत लगती है। ये पूर्वाग्रह का प्रभाव है, प्राइमरी लेवल पर रह गया एक दोष है, तो वो रह जाता है। और इस चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको वहां पे रिटर्न में कुछ लिखना नहीं है, आपको उत्तर पहचानना। और मैं कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूं जिसपे मात्राओं की कोई इतना रखा जाएगा, लेकिन इस चीज को भी स्वीकार करता हूं कि एक अच्छे शिक्षक का गुण है कि वो लिखने में शुद्ध लिखें। तो मैं इस कमी को स्वीकार करता हूं कि ये नहीं है, लेकिन इस चीज का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस चीज से दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप मात्राओं की मिस्टेक, हालांकि हैंडराइटिंग को मैं काफी सही करने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि ये सुधारात्मक है। तो मैं कोशिश करता हूं कभी कभी कि ऐसा लिखूं कि बच्चों को दिखे। ये जो आप देख रहे हो वो आपकी नजर में भद्दी है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया हो गई है क्योंकि ये मैंने सुधार कर लिया है अभी, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चीज से आपको कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो ये उदय हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में अपन और बात करें कि क्या सहायक सामग्री के और उद्देश्य हो सकते हैं, क्या सहायक सामग्री की और उपयोगिता हो सकती है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। बालकों के इंटरेस्ट के ऊपर उनके अकॉर्डिंग जो है प्रभाव डाला जा सकता है, यानी कि सिंपल भाषा में मैं उसको बोलूं, बालकों की अभिरुचियों पर आशा अनुकूल प्रभाव डालना। सहायक सामग्री एक ऐसी चीज है जिसमें सभी बच्चों का इंटरेस्ट आ जाता है। मैंने कहा ना कि जब आप इस चीज का प्रयोग करते हो तो प्रत्येक तरह के बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और प्रत्येक तरह के बच्चों के सीखने की गति में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रत्येक तरह के बच्चे के सीखने में यहाँ पे जो है तीव्रता आती है। तो इसका मतलब ये है कि हर बच्चे की अभिरुचि को टारगेट किया जा रहा है टीएलएम के माध्यम से। एकमात्र तरीका है जो क्लास में बैठने वाले सभी बालकों की अभिरुचियों को यदि ध्यान में रख करके पढ़ाना है, तो एकमात्र माध्यम शिक्षक के पास में बचता है कि उसको अधिक से अधिक इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, टीएलएम का प्रयोग किया जाना चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखोगे दोस्तों? बालकों की अभिरुचियों पर, बालकों की अभिरुचियों पर, बालकों की अभिरुचियों पर आशा अनुकूल प्रभाव डालना, आशा अनुकूल प्रभाव डालना। यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि बालकों की अभिरुचियों पर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो दोस्तों, प्रभाव डाल सकते हो, या इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनको दे सकते हो दोस्तों। यह भी हो सकता है, इसको और सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो प्रत्येक बच्चे को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा भी इनके माध्यम से दी जा सकती है। तो यह भी लिख सकता हूं कि बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देना, योग्यता के अनुसार शिक्षा देना, योग्यता के अनुसार शिक्षा देना। ये मोटे मोटे तौर पर आपके क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों? तो याद रखना, ये मोटे मोटे तौर पर आपके सहायक सामग्री के उद्देश्य कहलाएंगे। इसके आधार पर आपने ये समझ लिया होगा कि सहायक सामग्री के उद्देश्य का निर्माण कैसे किया जाता है या किस किस को अपन उद्देश्य में रखेंगे। उद्देश्य का मतलब ही ये होता है कि क्यों यूज की जा रही है, इसके पीछे रीजंस क्या है। तो वो जितने भी रीजंस हैं वो अपने आप में एक उद्देश्य है। तो यहां पे ध्यान रखना, पाठ को रोचक बनाना, आकर्षक बनाना, स्पष्टता लाना, अवधान की क्षमता को बढ़ाना, कक्षा में क्रियाशीलता को बढ़ाना, पाठ में सजीवता लाना, अवलोकन शक्ति को मजबूत करना, सीखने की गति में सुधार करना, कठिन विषय को सरल रूप देना, अमूर्त विषय को मूर्त रूप देना, बालकों की अभिरुचियों पर आशा अनुकूल प्रभाव डालना, बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देना इत्यादि आपके सभी शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री के क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों? उद्देश्य कहलाएंगे। ये आपको यहां पे क्या रखने हैं मेरे दोस्तों? ध्यान रखने। महत्व अपन ने कल की क्लास में क्या कर लिया था दोस्तों? पढ़ लिया था। एक चीज अपन और पढ़ लेते हैं, फिर इसकी मूल चीजों के ऊपर जाएंगे। वो क्या है दोस्तों? वो ये कि जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अपन प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का यदि अपन उपयोग कर रहे हैं, तो उनको उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर मैं ऐसे कहूं कि सहायक सामग्रियों के क्या गुण होते हैं। तो दोनों चीज अपने आप में एक ही होगी। तो नई हेडिंग लगाइएगा आप, दो हेडिंग अपन को एक साथ लगानी है। क्या लगानी है दोस्तों? एक तो आपको यह लगानी है, सहायक सामग्री के प्रयोग में, सहायक सामग्री के
प्रयोग में प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातें, प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें, ये आपको क्या रखना है, यहां पे ध्यान रखना है। उसके बाद में इसी हेडिंग को मैं एक और हेडिंग के अंदर बदल देता हूं। वो क्या है दोस्तों, सहायक सामग्री के गुण। दोनों चीजें आपके एक ही कहलाएगी, दोनों चीजों के अंदर कोई विशेष अंतर नहीं होता है, तो इन दोनों चीजों को अपन क्या करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। तो दोनों हेडिंग लगा दीजिएगा आप, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातें या शिक्षण सहायक सामग्री के गुण। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए या किस प्रकार से हमें सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पहली बात तो आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है, सहायक सामग्री हमेशा उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। मैंने आपको कहा कि हम सहायक सामग्री क्या है, वो सहायक सामग्री की परिभाषा भी मैंने आपको यह समझाई है कि वह सामग्री जो उद्देश्य पूर्ति में सहायता दे, उसी को अपन क्या कहते हैं, सहायक सामग्री। तो हमें सहायक सामग्री हमेशा उद्देश्य के अनुरूप लेकर के जानी है। जैसे देखिएगा, आप मान लीजिए क्लास के अंदर प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया पढ़ाने के लिए जा रहे हो और वहां पे आप वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लेकर के चले जाते हो, तो यह सहायक सामग्री अनुचित मानी जाएगी, क्योंकि यह उद्देश्य पूर्ति में सहायक नहीं है। आपका कंटेंट कुछ और है और सहायक सामग्री कुछ और है। हाँ, लेकिन यदि आप उस चरण के अंदर या प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया के अंदर आज दिन तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे, कब कब कौन से प्रधानमंत्री बने, उन सबके बारे में यदि आप उनको बताने के लिए जा रहे हो, तो सबके फोटो यदि लेकर के जा रहे हो तो उसको उचित सामग्री माना जाएगा। लेकिन केवल एक प्रधानमंत्री का फोटो लेकर के जा रहे हो तो उस सहायक सामग्री को अनुचित माना जाएगा, क्योंकि सहायक सामग्री का उद्देश्य है आपके उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। तो पहली सावधानी ये रखनी है, या पहला गुण सहायक सामग्री का ये होना चाहिए, सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना, सहायक सामग्री उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए, उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए, पूर्ति करने वाली होनी चाहिए, उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। ये आपको क्या रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है। क्लियर। पहली चीज आपके सामने क्या आ जाती है, कैसी सहायक सामग्री होनी चाहिए, तो क्या रखोगे, सहायक सामग्री ऐसी हो जो आपके कैसी होनी चाहिए, उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। दूसरी बात है, सहायक सामग्री का आकार। जो चीज आप चार्ट, मॉडल कुछ भी लेकर के जा रहे हो, उनकी आकार या उनका साइज कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखना, सहायक सामग्री का आकार या सहायक सामग्री की साइज हमेशा क्लास के अनुरूप होनी चाहिए। यदि कक्षा में बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या कम है तो सहायक सामग्री भी छोटी होनी चाहिए। बच्चों की संख्या ज्यादा है तो सहायक सामग्री भी क्या होगी, बड़ी होगी। 200 बच्चे और आप इतनी सी सहायक सामग्री लेकर के गए, उचित नहीं है ना। 10 बच्चे और इतनी बड़ी सहायक सामग्री लेकर के गए, उचित नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, सहायक सामग्री का आकार कक्षा के अनुरूप होना चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दूसरी विशेषता क्या आ जाएगी, सहायक सामग्री का आकार कक्षा के अनुरूप होना चाहिए, कक्षा के अनुरूप होना चाहिए, कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। यह भी आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है, या आप यूं कह सकते हो यह भी एक प्रकार का सहायक सामग्री का क्या कहलाएगा, गुण कहलाएगा। यह चीज भी इसके अंदर आपको रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। फिर आपको यह ध्यान रखनी है दोस्तों, सहायक सामग्री हमेशा प्रभाव उत्पादन वाली होनी चाहिए। ऐसी सामग्री नहीं ले जानी है कि ले जाने के बाद बच्चा उस सामग्री को देखे और निष्क्रिय होंगे, अरे तो जानते हो लाया होगा, ऐसा नहीं। सहायक सामग्री ऐसी लेकर के जानी है जो बच्चों के अंदर प्रभाव उत्पन्न करे, अरे यार कोई तो भारी चीज लेकर के आए, देखनी पड़ेगी। नॉर्मल चीज लेकर के नहीं जानी है, उसको बनाने में अपना आर्ट लगाना है, उसको बनाने में मेहनत करनी है। ऐसी सहायक सामग्री, आप ये कहोगे कि सर इतनी सहायक सामग्रियां लेकर के अगर एक शिक्षक पढ़ाएगा तो वो इतनी सामग्री को निर्माण कैसे करेगा, तो निर्माण एक बार करना है। जैसे आपने चौथी क्लास के चौथे पाठ के लिए एक बार सहायक सामग्री बना दी, उसको अपने ऑफिस में सुरक्षित रखिए, अगली बार जब चौथी क्लास में बच्चे आएंगे तब उसी सामग्री का आप फिर से क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो ये एक बार निर्माण करने में आपको समय लगेगा। तो एक इसकी आपको ध्यान रखना या इसका गुण है वो क्या है दोस्तों, सहायक सामग्री प्रभावशाली होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, सहायक सामग्री प्रभावशाली होनी चाहिए।
ये भी आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। एक चीज और आपको यहां पे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, सहायक सामग्री के बारे में वो ध्यान रखनी है। सहायक सामग्री का जब भी आप निर्माण करो या सहायक सामग्री आप जब भी खरीद के लाओ, तो दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है एक शिक्षक के लिए। क्योंकि भारतीय परिवेश की बात करें या मैं राजस्थान की बात करूं, तो सामान्य तौर पर शिक्षकों को सहायक सामग्री खरीदने के लिए सरकार से कोई विशेष बजट नहीं मिलता है, कोई अलग से पैसा, कोई खास पैसा नहीं मिलता है। कुछ एक विषयों के लिए कोई 1500 रुपए साल के मिलते, तो उससे कोई सामग्री आती नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक सेवा भाव के लिए, मैंने कहा ना, शिक्षक एक पेशा है, नो डाउट एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है, लेकिन इसके अंदर नैतिकता बहुत ज्यादा है। तो हमें बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए, सहायक सामग्री के लिए खरीदने के लिए कुछ पैसे हमारी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमेशा सहायक सामग्री का निर्माण करो तो दो बातों को हमेशा अपने जहन में रख के करो। एक तो सहायक सामग्री अल्प लागत वाली होनी चाहिए। मार्केट से यदि आप सहायक सामग्री खरीद के ला रहे हो तो उसके पैसे कम से कम लगे, अल्प लागत वाली होनी चाहिए। दूसरा, आप अधिक से अधिक ये प्रयास करो कि अनुपयोगी सामग्री है उसका उपयोग कर सको। ऐसे वेस्ट मटेरियल जिसका कोई यूज नहीं आ रहा है, उस वेस्ट मटेरियल से यदि आपके विषय से जुड़ी हुई सामग्री बन पा रही है, तो आप पहला प्रयास ये करें कि उस वेस्ट मटेरियल का आप प्रयोग करने का शुरू जो है उसका जो है यूज करना ज्यादा बेहतरीन बने, क्योंकि ये चीजें ज्यादा लाभकारी होती है। कोई भी चीजें, सपोज अपन बालकों को, छोटे बच्चों को मटकी के बारे में या पौधों के गमलों के बारे में समझाना है, तो गमले के अंदर पौधा कैसे विकसित होता है, तो गमला खरीदने के पैसे लगते हैं। तो घर पे कोई प्लास्टिक का डब्बा जो खराब हो गया हो, कोई बाल्टी खराब हो गई हो, मटकी जो छोटी जिसका यूज नहीं आ रहा हो, उसको मिट्टी भर के उसको गमला मान करके बच्चों को समझा दो। ऐसा काम एक शिक्षक के रूप में आप कर सकते हो। तो दो चीजें यहां पे और आ जाती है। एक तो क्या ध्यान रखनी है, सहायक सामग्री अल्प लागत वाली हो, अल्प लागत वाली हो या वाली होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल वाले तो पैसे खर्च कर देते हैं, सरकारी स्कूल वाले सामान्यतः इस चीज के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि सरकार के दृष्टिकोण हमेशा शिक्षा को लेकर के नकारात्मक रहे। शिक्षा के स्तर को उठाने का ज्यादा प्रयास किसी भी सरकार के द्वारा अभी तक नहीं किया गया, या शिक्षा को मूल मुद्दा अभी तक किसी भी सरकार के द्वारा नहीं माना गया। ये बड़ा कारण है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को पिछड़ने का, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, किसी ने भी इतना शिक्षा को लेकर के ध्यान नहीं दिया था। केवल मैं देश के पहले प्रधानमंत्री, और बीच में एक आध कोई आए थे, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री की बात कर लो, ये एक दो प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने शिक्षा को मूल मुद्दा माना, बाकी किसी ने भी शिक्षा को मूल मुद्दा नहीं माना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है दोस्तों, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है सहायक सामग्री में अनुपयोगी सामग्री का उपयोगी प्रयोग करना चाहिए, उपयोगी प्रयोग करना चाहिए। यह भी आपको ध्यान रखना है, उपयोगी प्रयोग करना चाहिए। यह भी इसके संदर्भ में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, सहायक सामग्री का जब भी आप प्रयोग कर रहे हो, तो बच्चों के सामने जैसे सहायक सामग्री लेकर के गए और जितना कंटेंट आपको उस सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाना है, पढ़ाते ही उस सहायक सामग्री को बच्चों के सामने से हटा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाते ही आपने 5-10 मिनट के अंदर उस सहायक सामग्री के बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करवा दिया और फिर पढ़ाने लगे और सहायक सामग्री टेबल पे पड़ी है जो पड़ी है, नहीं। इसके पीछे कारण क्या होगा, यदि सहायक सामग्री को समझाने के बाद या सहायक सामग्री का उपयोग हो जाने के बाद यदि आप बच्चों के सामने से उसको हटाओगे नहीं ना, तो बच्चे का बार बार ध्यान उस सहायक सामग्री की तरफ जाएगा। तो आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हो ना, उसके ऊपर बच्चे का ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि उपयोग के तुरंत पश्चात सहायक सामग्री को बच्चे के समक्ष क्या कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए, ताकि बच्चा मूल विषय को भी क्या कर सके, समझ सके। तो सहायक सामग्री के बारे में एक और क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, उपयोग के पश्चात सहायक सामग्री को बालकों के सामने से हटा देना चाहिए। यह भी आपको एक मोटे तौर पर यह जानकारी आपको पता होना चाहिए कि हटा देना चाहिए। और क्यों हटा देना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने चीज लगभग आपको बता दी कि क्यों इस सहायक सामग्री को उपयोग होने के बाद में हटा देना चाहिए। यह आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अपन बात करें दोस्तों
सहायक सामग्री की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सहायक सामग्री की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। स्थिति अच्छी होने का मतलब क्या है कि आप ऐसी सहायक सामग्री लेकर के चले गए बच्चों के सामने, है ना, जिसका पोस्टर लेकर के चले गए, जिसके ऊपर कबूतर का चित्र बनाए, पोस्टर को समेट करके लेकर के चले गए, फिर पोस्टर को बच्चों के सामने खोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि कबूतर के पांव जो है टूट करके नीचे आ गए, कबूतर ऊपर उड़ ही रहा है। ऐसी सामग्री नहीं लेकर के जानी चाहिए। सहायक सामग्री चमकीली होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। सारी चीजें भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि सहायक सामग्री की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट ध्यान, सहायक सामग्री बहुउद्देशीय होनी चाहिए। सहायक सामग्री बहुउद्देशीय होनी चाहिए। आप कहोगे सर बहुउद्देशीय का क्या मतलब हो गया? बहुउद्देशीय होनी चाहिए। सहायक सामग्री ऐसी लेकर के नहीं जानी है कि केवल जो आप पाठ पढ़ाने के लिए जा रहे हो उसी को पढ़ाए और सहायक सामग्री खत्म। ऐसी चीज लेकर के जानी है कि उस सहायक सामग्री के द्वारा आप बच्चों को 10 तरह की चीजें और बता सको। आपके उस सहायक सामग्री को ले जाने के पीछे ये तो उद्देश्य होना ही चाहिए कि ये पाठ समझ में आए। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे उद्देश्य होना चाहिए कि इस सामग्री के माध्यम से बच्चों को मैं ये भी समझा दूंगा, ये चीज भी सिखा दूंगा। 4-5 चीजों को मिला करके एक अच्छी सहायक सामग्री का हमें क्या करना चाहिए? निर्माण करना चाहिए। और अंतिम बात इसके बारे में और याद रखना है, वो कौन से याद रख लेना है दोस्तों? वो ध्यान रखना है, सहायक सामग्री आकर्षक व रोचक होनी चाहिए। आकर्षक व रोचक होनी चाहिए। रोचक होनी चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना। और एक चीज और भी लिखवा देता हूं मैं आगे, सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय समय का ध्यान रखना चाहिए। समय का ध्यान रखना चाहिए। आपके पास क्लास में पढ़ाने के लिए केवल 40 मिनट हैं और या 35 मिनट हैं और आप क्या कर रहे हो कि आधे घंटे तक उसी सहायक सामग्री के इर्द गिर्द ही घूम रहे हो, तो मूल विषय वस्तु कब पढ़ाओगे? भाई सहायक सामग्री मूल विषय वस्तु थोड़ी है। सहायक सामग्री तो एक मदद के लिए लेकर के गए हो कि आपकी मूल विषय समझ में आए। आप आधे घंटे तक केवल सहायक सामग्री बच्चों के सामने करके रखोगे तो फिर मूल विषय वस्तु कब पढ़ाओगे? इसीलिए टाइम का ध्यान रखना है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी आप घर से टारगेट बना करके गए हो, तुरंत उसको क्या कर देना है? उसी समय के उपरांत उसको पुण्य कर देना है। क्लियर? चलिएगा एक बार इनके ध्यान रखने योग्य बातों को अपन पढ़ लेते 2-3। एक तो ध्यान रखना है कि सहायक सामग्री उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। सहायक सामग्री का आकार कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। सहायक सामग्री प्रभावशाली होनी चाहिए। सहायक सामग्री अल्प लागत वाली होनी चाहिए। सहायक सामग्री में अनुपयोगी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। उपयोग के पश्चात सहायक सामग्री को बालकों के सामने से हटा देना चाहिए। सहायक सामग्री की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, बहुउद्देशीय होनी चाहिए, आकर्षक व रोचक होनी चाहिए। और सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। ये 2 चीजें मैंने आपको आज की क्लास के अंदर क्लियर करवा दी। एक तो उद्देश्य और एक क्या हो जाएगा, इसके गुण या ध्यान रखने योग्य बातें। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कल की क्लास में अपन सहायक सामग्री के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यकीनन आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंद में रहें, मजे लेते रहें, लेकिन साथ में अपनी तैयारी को जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।